गुड मॉर्निंग। कल हमने भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ने से पूर्व पाक क्रिया क्या है, पाक कला किसे कहते हैं, पाक शास्त्र क्या है और भोजन पकाने से हमें क्या फ़ायदा होते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो भोजन पकाने की विभिन्न विधियों को ताप के स्रोत के आधार पर मोटे तौर पर इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। पहला है पानी के माध्यम से प्राप्त की गई ऊष्मा के आधार पर और दूसरा सूखी ऊष्मा के आधार पर। अब पानी के माध्यम से प्राप्त की गई ऊष्मा के आधार पर इसे जो विभक्त किया गया है उसमें विभिन्न विधियाँ आती है, जैसे उबलना है, भाप द्वारा पकाना है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना है, तीसरा प्रेशर कुकर से पकाना है, फिर चौथी स्टूविंग विधि है, फिर कम आंच पर पकाना है और लास्ट पोची। ठीक है। और दूसरा सूखी ऊष्मा द्वारा जिसमें तलना होगा, सोटिंग होगा, उथली विधि होगी, गहरी विधि होगी, बेकिंग होगा, भुनना होगा और ग्रिलिंग होगा। ठीक है। अब इन विधियों की विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले पानी के द्वारा भोजन पकाना या पानी के माध्यम से प्राप्त की गई ऊष्मा द्वारा भोजन को पकाना। इसमें क्या होता है, किसी न किसी रूप में पानी का उपयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाली जो विधियाँ हैं वो कई हैं, जैसे कि उबलना है, खदकना है, स्टूविंग है, प्रेशर कुकिंग है, भाप द्वारा पकाना है आदि सब कुछ है, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले अभी की थी। अब जल से जो भोजन बनाने में जल क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरत होता है तथा भोजन पानी में पकता है। उसका तापक्रम एक समान रहने के कारण भोजन जल्दी गल भी जाता है। 100 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है। इससे भोजन बनाने में इससे के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसे हम आद्र विधि द्वारा भोजन बनाना भी कहते हैं। इसमें कई विधियां जो है उसमें सर्वप्रथम हम जो चर्चा कर रहे हैं वह उबालना वाली विधि है। दैनिक जीवन में हम चावल, दाल, रसेदार सब्जी को इसी विधि के द्वारा पकाते हैं और उबालने की क्रिया में जो है कई बार अधिक पानी में भी की जाती है, जैसे अंडा है, इसमें पर्याप्त पानी में जो की जाती है उसमें दाल और उपमा है। जैसे दाल और उपमा में तो जितना आवश्यक है उतना ही पानी डाला जाता है, परंतु अधिक पानी का उपयोग जो किया जाता है वो अंडे को साबुत जब उबालते हैं उसमें किया जाता है। यह विधि का उपयोग करने का एक सही तरीका है कि जिस बर्तन में आप भोज्य पदार्थ को पकाएं उसमें पानी उतना ही डालें कि खाना तेज़ आंच में पानी उतना ही डालें जितना कि पानी आवश्यक है। खाना तेज़ आंच में पकाने के लिए जब हम पकाते हैं तो क्या होता है, पानी उबलने पर बर्तन की निचली सतह से गर्मी पाकर ऊपर उठते हैं और ऊपरी सतह पर आकर बुलबुलों के रूप में फूट जाता है। यही उबलने की प्रक्रिया है। वापस मैं बताती हूँ कि भोज्य पदार्थ जिस बर्तन में पकाते हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा डालें और खाने को तेज़ आंच पर पकाएं। पानी उबलने पर बर्तन की निचली सतह से गर्मी पाकर ऊपर उठता है और ऊपरी सतह पर आकर बुलबुलों के रूप में फूटता है। यह उबलने की प्रक्रिया है। और पानी का जो तापमान है इस समय जो होता है 100 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और एक बार जब पानी उबलने के बिंदु पर आ जाता है तब हम आँच को धीमा कर देते हैं और भोज्य पदार्थ जो है उबलने की विधि के द्वारा पौष्टिक रंग के पौष्टिक तत्व युक्त गंध युक्त पानी में घुलकर
भोजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाते हैं। अच्छा, इस विधि से भोजन पकाते हैं तो भोजन सुपाच्य हो जाता है, भोजन में समस्त पौष्टिक तत्व आ जाते हैं, भोजन जल्दी से पकता है। पर पकाते वक्त हमें कुछ सावधानियाँ ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो इस विधि से जब पानी भोजन पकाते हैं तो एक बार पानी उबलने के बाद आंच धीमी कर दें, अन्यथा भाप के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। बीच में ठंडा पानी न डालें, क्योंकि क्या होता है, बर्तन के पानी का तापक्रम कम हो जाता है और भोजन पदार्थ जो है चारों ओर से ठीक से नहीं गलता। अगर पानी डालना है तो क्या करना चाहिए, हमें अलग से गर्म कर लेना चाहिए, फिर डालना चाहिए। उचित मात्रा में पानी भोज्य पदार्थ में होना चाहिए, न तो कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। भोजन बनाते समय अगर पानी अधिक हो तो उसे फेंके नहीं, उसे दाल, सब्जी, चावल के पानी का उपयोग हम सूप के समान भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, समस्त पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे उपयोग में आ जाए। भोज्य पदार्थ जैसे कि चना है, राजमा आदि को उबालने में हमें कभी भी सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो कि छिलके सहित उबाल सकते हैं, उन्हें छिलके सहित उबालना चाहिए, जिससे कि उनमें पौष्टिक तत्व निकलकर पानी में ना आ जाए, जैसे कि आलू है, गाजर है, सलाद है आदि। ठीक है, अब इसको के उबलने विधि के जो लाभ हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। इससे भोजन आसानी से पकता है और ये भोजन पकाने की आसान विधि है। इसमें कोई विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, भोजन एक समान पकता है। इस विधि के द्वारा पकाया गया भोजन हल्का होता है, आसानी से पचाया जा सकने वाला होता है और यदि उबालने के लिए पानी की सही मात्रा का उपयोग किया जाए, खाने को ढककर पकाया जाए तो खाने में पौष्टिक तत्व भी काफ़ी मात्रा में सुरक्षित रहते हैं। अब उबलने की विधि का क्या हानि है, अधिक मात्रा मतलब ये कह दो कि अधिक समय लेने वाली विधि है, इसलिए अधिक ईंधन व्यय होता है। पानी में घुलनशील रंग निकल जाते हैं, जैसे चुकंदर आदि में। उबला हुआ भोजन अधिक स्वादिष्ट नहीं होता, क्योंकि भोजन की प्राकृतिक सुगंध जो है पानी में निकल जाती है और अधिक उबलने से भोजन जो है ज़्यादा गल भी जाता है। यदि भोजन को आवश्यकता से अधिक पानी में उबाला जाए, जैसा कि मैंने आपको बोला है सावधानी के वक्त, तो क्या करना चाहिए, उसे बाद में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पानी में जो घुलनशील तत्व हैं जो विशेषतः विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ये और खनिज लवण, ये जो है पानी में आ जाएंगे और हमारा भोजन जो है वेस्ट जा सकता है। हालांकि यदि कभी उबालने के पश्चात अतिरिक्त पानी बच भी जाए, उसे फेंकना भी पड़ जाए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी खाद्य पदार्थ और भोज्य पदार्थ का उपयोग सूप में होने पर उसका पौष्टिक तत्व जो है वह नष्ट नहीं होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसके अतिरिक्त हम नेक्स्ट विधि का अगर हम उपयोग करते हैं या चर्चा करते हैं तो वह है वाष्प द्वारा या भाप द्वारा भोजन को पकाना। पानी का गैस रूप वाष्प होती है, अतः वाष्प का तापक्रम वही होता है जो पानी के उबलने का तापक्रम होता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के उबलने पर भाप बनती है और यदि इस वाष्प को बर्तन से ढककर उबलने न दिया जाए तो इस वाष्प के बढ़ते हुए दबाव से भोजन क्या होता है, पक जाता है। और इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं, यह भी खाद्य पदार्थों को पानी के द्वारा पकाने की एक विधि है। पर इस विधि में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ पानी के सीधे संपर्क में नहीं आता, बल्कि पानी द्वारा उत्पन्न की गई भाप में भोजन को पकाया जाता है। और इस विधि
से भोजन के पकने में उबलने से जितना समय लगता है। भाप द्वारा पकाने की विधि को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना, दूसरा अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना। प्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना, जिसे हम डायरेक्ट स्टीमिंग भी कहते हैं, इस विधि से भोजन जो है भाप के सीधे संपर्क में आके पकता है। इस विधि से भोजन पकाने के लिए साधारण स्टीमर का प्रयोग हम कर सकते हैं, या फिर स्टीमर जैसा कोई उपकरण उपयोग में ले सकते हैं। जैसे एक पतीले में थोड़ा सा पानी डालकर आग पर रख दिया जाए ताकि उसमें पानी उबलकर भाप बन सके, और खाद्य पदार्थ को एक लोहे की छलनी में रख दिया कर मतलब खाद्य पदार्थ को एक लोहे की छलनी में रखकर इस पतीले के ऊपर रखकर ढक दिया जाए, तो क्या होता है कि ऊपर से कोई भार भी अगर हम उस पर रख देते हैं तो अधिक से अधिक भाप अंदर ही रहती है, और इस प्रकार पानी से उठ रही भाप छलनी में रखे खाद्य पदार्थ के सीधे संपर्क में आती है, और इसकी ऊष्मा से खाना पककर तैयार हो जाता है। नीचे के बर्तन में पानी हर समय उबलते रहना चाहिए ताकि भाप लगातार आती रहे। इस विधि से पकाए भोजन, इस विधि से जो पकाया जाने वाला भोजन है उसमें सब्जियां हो सकती है, अंकुरित दालें हो सकती है, मछली हो सकती है, इडली है, ढोकला है आदि जो है इसी विधि के द्वारा पकाए जाते हैं। और दूसरी जो इस विधि मतलब भाप द्वारा पकाने की जो विधि है उसमें है अप्रत्यक्ष भाप में पकाना, या इसे इनडायरेक्ट स्टीमिंग भी कहते हैं। इस विधि में खाद्य पदार्थ भाप के सीधे संपर्क में नहीं आता, क्योंकि यह एक बंद डिब्बे में होता है, और यह डिब्बा जब भाप के से चारों ओर गिर जाता है तो उसकी ऊष्मा से भोजन पककर तैयार हो जाता है। एक पतीले में थोड़ा सा पानी डालकर आग पर रख दिया जाता है। पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को एक छोटे बर्तन में रख दिया जाता है जो ऊपर से बंद हो सके, और इस बर्तन को पानी वाले बर्तन के अंदर रख दिया जाता है। अब पानी वाले बर्तन को ऊपर से ढक्कन से ढककर कुछ भार रख दिया जाता है ताकि भाप बाहर न निकले। जैसे जैसे पानी उबलने से भाप उत्पन्न होती है, वह अंदर वाले बर्तन के अंदर वाले बर्तन को चारों ओर से क्या कर लेती है, घेर लेती है, और खाद्य पदार्थ को पकाने में सहायता करती है। इस विधि के द्वारा भोजन पकाने में समय थोड़ा अधिक लगता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान भाप बनी रहनी चाहिए, यानी कि पानी उबलते रहना चाहिए। इस विधि के द्वारा बनाए गए व्यंजन के उदाहरण है जैसे कस्टर्ड है, पुडिंग है आदि। इस समय हम इस विधि के द्वारा जब हम पकाते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहली है कि नीचे वाले बर्तन में पानी उबलते रहना चाहिए ताकि भाप बनने की प्रक्रिया बनी रहे। दूसरा, बर्तन का ढक्कन कसकर बंद रखें ताकि भाप बाहर न निकले। तीसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए, अप्रत्यक्ष भाप विधि में जिस बर्तन में खाद्य पदार्थ रखा है उसे ठीक से बंद कर देना चाहिए, या फिर उसको कोई चिकनाई युक्त कागज से कसकर बांध देना चाहिए ताकि वाष्प खाद्य पदार्थ पर न गिरे। कुछ उबला हुआ पानी तैयार रखें ताकि यदि बर्तन में पानी सूखने लगे तो हम उसमें तुरंत डाल सकें। अब इस विधि के द्वारा भोजन पकाते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं। भाप द्वारा भोजन किसी भी विधि से बनाया जाए वह हमेशा नरम होता है, हल्का होता है, सुपाच्य होता है और बीमार व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, भोजन स्वादिष्ट होता है, उसमें खुशबू भी बनी रहती है। तीसरा, भोजन के पौष्टिक तत्व सर्वाधिक सुरक्षित रहते हैं, खास तौर पर यदि भोजन
अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाया जाए। हालांकि प्रत्यक्ष भाप में पकाने से क्या होता है, जल में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी कुछ मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, परंतु फिर भी ये नुकसान उबालने की जो विधि है उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। भोजन को लगातार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भोजन का स्वरूप अच्छा होता है और देखने में हल्का और सही आकार का लगता है, परंतु इस विधि से भी कुछ हानियाँ हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। एक तो ये खाना बनाने की ये विधि क्या होती है, धीमी है और समय भी अधिक लेती है। केवल आसानी से पकने वाले खाद्य पदार्थ ही इस विधि के द्वारा पकाना चाहिए। यदि दूसरी हानि यह है कि यदि नीचे के बर्तन में पानी की मात्रा उचित न डाली जाए तो पानी जल्दी सूख जाता है और खाद्य पदार्थ पकने से पहले बर्तन में ही जलने लगता है। अब है तीसरी विधि, प्रेशर कुकर में पकाना या प्रेशर कुकिंग। इस विधि में भोजन को सामान्य से अधिक दबाव में पकाया जाता है, क्योंकि दबाव बढ़ने से तापमान भी बढ़ जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर नामक एक यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, और आमतौर पर प्रेशर कुकर में 2-3 डिब्बे होते हैं जिसमें एक ही समय में एक से अधिक वस्तुएं भी पककर तैयार हो जाती हैं। ईंधन भी कम खर्च होता है, कम समय भी लगता है, अर्थात समय की भी बचत होती है। यदि केवल एक ही खाद्य पदार्थ पकाना है तो इसमें से इन टिपों का प्रयोग नहीं किया जाता और इस विधि के द्वारा आमतौर पर पकाए जाने वाले कोई भी भोजन को आसानी से पका सकते हैं, जैसे दाल है, चावल है, मीट है, सब्जियां आदि। परंतु इससे पकाते समय भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है कि प्रेशर कुकर को 2/3 से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। दूसरा, उस पर ढक्कन लगाकर थोड़ी भाप निकलने के बाद ही प्रेशर को उस पर लगाना चाहिए। एक बार प्रेशर बनने पर आंच धीमी कर देना चाहिए और टाइम भी नोट कर लेना चाहिए। खाद्य पदार्थों के अनुसार समय निर्धारित करना चाहिए। फिर ढक्कन खोलने से पहले प्रेशर कुकर को पानी के नीचे या ठंडे या वैसे ही ठंडे होना देना चाहिए। ठीक है। अब फिर हमें इस विधि से कुछ फ़ायदे होते हैं, वह है कि इस विधि द्वारा ईंधन और समय दोनों की बचत होती है। भोजन पकाने में कम खर्च लगता है क्योंकि ईंधन की बचत हो रही है। प्रेशर कुकिंग में पौष्टिक तत्व भी अधिक मात्रा में सुरक्षित रहते हैं और अलग अलग डिब्बों का प्रयोग करने से एक ही समय में एक से अधिक भोज्य पदार्थ जो है पककर तैयार हो जाते हैं। इस विधि से जो हानि है वह है कि यदि प्रेशर कुकर में भोजन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातों का पूरा से अमल न किया जाए, पूरे बातों का ध्यान न रखा जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है। कई बार क्या होता है, प्रेशर कुकर फटने का भी डर लगता है और यदि खाद्य पदार्थ के अनुसार निर्धारित समय से अधिक भोजन पका लिया जाए तो वह अधिक नरम हो जाता है जिससे स्वरूप बिगड़ जाता है। बच्चों, आज इतनी ही विधि की चर्चा करेंगे। कल हम आगे स्टूविंग विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आया बच्चों समझ में? धन्यवाद।